देखिए जी, बात ये है कि उनकी फॉलोइंग जो है ना वो कल्ट फॉलोइंग है। ठीक, ठीक। तो मैंने आपको आपके प्रोग्राम में बोला था कि जो कल्ट से डील नहीं किया जाता, कल्ट को स्मैश हुँ। किया जाता है। तो जो आप समझते हैं ना कि इन बातों से उनको फ़र्क पड़ जाएगा या उनको कुछ कोई ऐसा फ़र्क पड़ना है, तो ऐसी चीज़ मुझे जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रही मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर। ये जो किताब आई है, इस किताब के ऊपर ये जो खातून हैं ये जो ब मतलब मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी देंगी, यकीनी तौर के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर ये चीज़ें आएँगी, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें आएँगी। फिर जो किताब के तो स्क्रीनशॉट्स जो हैं उसके पेजेज़ के वो पहले ही लोगों ने लेकर और अंडर हाइलाइट करके उसको शेयर करना शुरू कर दी हैं। तो वो चीज़ें जो हैं, वो चीज़ें मतलब अच्छी नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए। देखिए, मैं खुद बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने भी सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक जो है वो गुनाहों से भरा हुआ हूँ। मेरे भी जो है वो कितने गुनाह होंगे, अल्लाह ने उन पर पर्दा डाला हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको पब्लिक नहीं करना चाहिए। अगर मेरे से आप खुलकर इसी पर बात करना चाह रहे हैं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो मिस्टर एक्स, वाई या ज़ेड है। हाँ, एक बात पर आप तनकीद ज़रूर कर सकते हैं कि इमरान खान साहब का कैरेक्टर जो है वो इतना कोई यानी मिसाली कैरेक्टर नहीं था। तो इस मिसाली कैरेक्टर यानी ना होने के बावजूद उन्होंने जो रियासत मदीना के लिए का बताया कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं या इस किस्म के जो नारे लगाए, सियासी बयानात दिए, वो बयानात देना मुनासिब बात नहीं थी। जो कि मैंने उनसे सवाल भी किया फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से, तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने रियासत मदीना की बात नहीं करनी चाहिए थी अगर ये सूरत-ए-हाल थी। तो बस यही कमेंट है, यही बात है बुनियादी तौर के ऊपर कि इमरान खान साहब का कौल और फ़ेल में तज़ादात तो माज़ी में आपने कितनी मर्तबा देख चुके हैं, सुन भी चुके हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन बात फिर मैं अगेन वही रिपीट करूँगा कि अल्लाह ताला आपके, मेरे और जितने भी मुसलमान हैं, उनके गुनाहों की पर्दापोशी कायम रखे, उतना ही बेहतर है। तो इस पर ज़्यादा बात ना ही करें तो बेहतर है सर। आमीन, मैं आपकी दोनों बातों से एग्री करता हूँ। इमरान खान साहब का जो चेहरा है वो लोगों को नज़र आना चाहिए, लेकिन ये तरीकाकार गलत है। सर, एक इंटरव्यू चला पिछले दिनों में, आपने हमारे प्रोग्राम पर बहुत पहले ज़िक्र किया था कि इंटरव्यू आ रहा है ख़ावर मानी का। इंटरव्यू आ गया, लोगों ने सुन लिया। इस खतरनाक इंटरव्यू के आफ्टर शॉक्स क्या हो सकते हैं? इंटरव्यू तो चल गया सर। अच्छा, ये इंटरव्यू मेरे हिसाब से जो मेरी असेसमेंट थी उसमें ये पहले आ गया है। अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं करता हूँ तो वो चीज़ें टाइम मैं जल्दी बता देता हूँ और वो चीज़ें होती बाद में, थोड़ा वक़्त लग जाता है। ये मैं उल्टा समझ रहा था, मैं समझ रहा था कि इसको भी थोड़ा-सा अभी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तो फिर उसके बाद ही शायद ये इंटरव्यू होगा, क्योंकि वो बड़े नाराज़ थे। वो हुँ, बड़े नाराज़ थे ख़ावर मानेका साहब, और ख़ावर मानेका साहब ने उस तरह का देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए या जो वाक़या जो वो चीज़ बयान कर रहे हैं, उस एतबार से देखा जाए तो ये तो इंटरव्यू उन्होंने 6-7 साल लेट दी है। मैं इसको कह रहा हूँ कि जल्दी आ गया, लेकिन ये रिकॉर्डिंग जो उनकी मौजूदा खबर थी, वो खबर के हिसाब से मेरी असेसमेंट थी कि शायद ये थोड़ा वक़्त लग जाएगा। देखिए, ख़ावर मानेका ने जो बातें बताई हैं, उसमें एक ही उसके उनके इंटरव्यू में जो बात है, वो बात ये है जी कि ख़ावर मानेका ने जो अपनी डिवोर्स देने की, तहरीरी डिवोर्स देने की जो तारीख बयान की है, और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की बुशरा बीबी के साथ जो शादी की या निकाह की तारीख है, उसमें तकरीबन डेढ़ माह का जो है वो फ़र्क है। और ठीक। अगर ये चीज़ साबित हो जाए कि ये इद्दत के अंदर निकाह है, तो इद्दत के अंदर अगर निकाह हुआ है, तो फिर हद लगेगी बुशरा बीबी पर भी, और हद लगेगी जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ पर भी, इमरान खान साहब पर भी। तो अगर ये हद लग जाती है, तो हद के ऊपर तो फिर मामला बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। फिर उसमें तो उनको यानी सज़ा भी हो जाएगी और दोनों को, और उनको कैद भी होगी, सज़ा भी होगी और नाअहली भी होगी। तो ये चीज़ इस लिहाज से इनकी ख़ावर मानेका साहब का जो इंटरव्यू है, उसमें तो सिर्फ़ ये चीज़ है, अगर वो उन्होंने जो बातें बोली हैं, क्या वाक़ई ही वो एविडेंस दे सकते हैं कि उनकी जो रिटन डिवोर्स हुई है, जो उन्होंने डिवोर्स की है, उसकी डेट क्या है एग्ज़ैक्ट? तो वो डेट अगर वो दुरुस्त जो उन्होंने बयान की है, तो फिर नवंबर वाली, तो फिर काफ़ी जो है वो पेचीदगी भी हो जाएगी और मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएँगी इमरान खान साहब की। इंटरव्यू देने का मकसद क्या है? कहा जा रहा है कि डेफ़िनिट सब कुछ तो उनकी रज़ामंदी से हुआ, उस वक़्त ऑन बोर्ड थे। कल हमारे साथ राना आमिर लियाज़ साहब से कह रहे थे, वो तो पूरी हुकूमत कर रहे थे। ज़िले पूरे की इंतज़ामिया तब्दील उनके हुक्म पर, सारा कुछ। तो ये यकदम यू टर्न ख़ाबर मानी का कि मेरी मनदी नहीं सी, कल्ली जाके रहंदी सी। यहाँ पर क्या ज़रा थोड़ा-सा। देखिए जी, ख़ावर मानेका साहब तो मतलब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ? कोई ज़्यादा तारीफ़ तो मैंने उनकी सुनी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हुँ, और देखिए, वो मुझे याद है जब ये डीपीओ पाकपतन वाला केस चल रहा था जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और साकिब निसार साहब शायद उस बेंच को हेड कर रहे थे। तो उस केस के अंदर जब
एहसन जमील गुजर साहब के साथ ही ये तशरीफ लाए थे और मैंने वो सारा मामला देखा था। लेकिन उस डीपीओ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। हम्म। यानी डीपीओ पाकपतन जो थे उस वक्त रिजवान गोंदल उनका नाम था। तो उनको सिर्फ पुलिस के रवैये की वजह से, यानी जो मतलब उनको कहा गया जी कि आप इनके उस पर जाएं, डेरे पर जाएं, तो मानेका फैमिली की, और उन्होंने डेरे पर जाने से इनकार किया था। तो उसके ऊपर उनको इतना साल जो है वो ये भुगतना पड़ा। तो अच्छा है, यानी अच्छा है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो करें धुलाई, अच्छी बात है। और जो सच है वो सच सामने आ जाएगा। सच तो नहीं छुपता कभी भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस सीरीज का आखिरी इंटरव्यू क्या बुशरा बीबी भी इंटरव्यू दे सकती है? कोई है इंफॉर्मेशन इस किस्म की? देखिए, बुशरा बीबी इंटरव्यू दे सकती है नहीं दे सकती, लेकिन उनकी मुश्किलात बहुत बढ़ चुकी हैं। हम्म। बुशरा बीबी की यानी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हो सकती है और वो बड़ा एविडेंस उनके खिलाफ, बड़ा मटेरियल उनके खिलाफ जो है ना वो सरफेस पर आ रहा है, और कुछ आ चुका है और कुछ मजीद आएगा। तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और जो कह रहे थे ना कि आइंदा इलेक्शंस में शायद बुशरा बीबी जो है वो पार्टी को लीड करे, तो मुझे इलेक्शन से पहले उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात नज़र आ रही हैं। तो शायद वो इलेक्शन के वक्त भी शायद आज़ाद ना हो। शायद आजाद ना हो। मुझे आप बड़े अच्छी तरह से याद है, हम लोग दुबई टूर पर थे, तो मैंने आपसे ये पीपल्स पार्टी के रवैये पर पूछा, तो आपने कहा था कि आपको बिल्कुल इस पे बात नहीं करनी चाहिए जब तक आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ इस पर बात ना करें। और आपकी ये बात आज 1.5 महीने के बाद बिल्कुल बद सच साबित हुई है। कल का इंटरव्यू देखने के बाद जो कुछ आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में कहा है, वो उनको घर में बैठ के नहीं बिठा सकते थे बजाय के मीडिया पे बात करने के? नहीं, देखे ना, वो पब्लिक डोमेन में आकर वो मजबूर किया ना बिलावल ने। पब्लिक डोमेन में उन्होंने मतलब पहले आप ये कह रहे इंटरव्यू। हैं किसी जगह पे बाप बेटे में कुछ कुछ चल रहा था? जी बिल्कुल, बिल्कुल चल रहा था, हम्म। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यानी पब्लिक डोमेन में आकर पहले देखिए उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की अपनी। प्रेस रिलीज उन्होंने बयान जारी किया जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और मुल्क जो है वो साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। तो ये फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे। फिर बुजुर्गों के ऊपर आ गए। फिर उन्होंने कहा 70-71 साल के जो बुजुर्ग हैं ये घर बैठे, अल्लाह अल्लाह करें या मदरसे में बैठे। तो ये चीजें जो है वो पिंच कर रही थी आसिफ अली जरदारी साहब को भी। ये चीजें पिंच कर रही थी बाकी मुस्लिम लीग नवाज वालों को भी, कि उनके बारे में किस किस्म की बातें कर रहे हैं। देखिए ना, बात ये है कि आपको नजर आ रहा हो, मुझे नजर आ रहा हो कि जी हमने रेस लगानी है, और मेरी दौड़ जो है वो अच्छी नहीं है, मैं दौड़ में मैं बहुत स्लो हूँ, और जो रिहर्सल में 3-4 लोग जो हैं वो मुझसे आगे जा रहे हैं, तो मैं पहले ही कह दूं जी कि ये एम्पायर मिलने हैं, और ये जो है ये जो रेस होगी ये फेयर नहीं होगी। यानी इलेक्शन से पहले ही आइंदा आम इंतखाबात को मुतनाज़ा और प्लूट कर रहे हैं, उनकी विक्ट्री को प्लूट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज की विक्ट्री को प्लूट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि नोइंग फैक्ट कि पंजाब के अंदर उनकी पार्टी की पोजीशन नहीं है। इसी तरीके से जितने मर्जी अलायंस बन जाए सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नवाज ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है, आपको क्या लगता है कि वो पीपीपी की सिंध में गवर्नमेंट नहीं बनेगी? मुझे तो 1% भी शुबा नहीं है कि पीपीपी की गवर्नमेंट नहीं बनी, पीपीपी की गवर्नमेंट बना लेंगे सिंध में। तो हाँ, थोड़ा टफ टाइम जरूर देंगे। तो बिलावल भी मेहनत करें और टफ टाइम दे दे, और आइंदा इलेक्शन के लिए भी देखिए, सियासत तो आज खत्म नहीं हो जानी। यानी ये 2024 के इंतखाबात के फरवरी के बाद क्या आपके मुल्क में दोबारा इलेक्शन नहीं होने? जो ऑलवेज जो ऑपोजिशन होती है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। तो गवर्नमेंट इन वेटिंग जो है उसको चाहिए कि आप या तो अलायंस में ना आए ना, आप पोस्ट इलेक्शन आप बिल्कुल अलायंस ना बनाएं और आप अपोजिशन में बैठ जाएं। ठीक है, इस तरीके से आप कर लें, और फिर आप आइंदा इलेक्शन में अपने आप को ऐसा शॉर्ट शेडो गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद भी करें अगर वो कुछ करते हैं, गलत काम करते हैं, और इससे तनकीद पर इसलाह भी होगी। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो इवॉल्व होगा, निखर कर सामने आएगा, और अवाम का फायदा होगा। अगर आपने ये नहीं करना और आप इलेक्शन से पहले ही उसको प्लूट करना चाह रहे हैं, तो ये तो मुनासिब रवैया नहीं है। और एक चीज मैं आपको पहले भी बताई थी और आज फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को कोई गरज नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज जीते, पीपल्स पार्टी जीते, जमात इस्लामी जीते, जेयूएफए जीते। वो कहते हैं कि ये सियासी जंग इन सियासी जमातों ने आपस में लड़नी है। खुद लड़नी है। कौन जीतता है, कौन हारता है, हमें गर्ज नहीं है। उनको सिर्फ उनका अगर कह दें कि कोई इशू है तो वो सिर्फ 9 मई वाले 9 मई के मुलविस अफराद से है, जमात से भी नहीं है। यानी पीटीआई की जमात से भी उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम 9 मई के किरदारों से है जिन्होंने रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला किया
और आप खुद जिना हाउस का हमला करके आए, जो आप विजिट करके आए थे, जी। तो हालात देखिए कि कितना डैमेज किया था उन्होंने, किस तरीके से, यानी आपकी अपनी, यानी एक कोर है, उसका कमांडर का घर है, जो कि अगर खुदा ना खास्ता इंडिया अगर पाकिस्तान पर हमला करे और अगर वो कुछ जगह काउंटर करेगा तो अपना झंडा कहाँ लहराएगा? कोर कमांडर हाउस में। और उन्होंने लहराना है उसको। तो यही चीज थी ना, इन्होंने उसी को जाकर नजर आतिश कर दिया और रिस्ट्रेंट शो किया हमारे रियासती इदारों ने। और उस वक्त उन्होंने जो है कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे पाकिस्तान के शहरियों का खून बहता। तो उन्होंने बेहतर समझा, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, और अब खुद कोई उनको पकड़ के नहीं कर रहे, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैटर फिर भी यानी मिलिट्री कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट होगा, या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा यानी ट्रायल कोर्ट में जाएगा तब भी वो कोर्ट ही है, कोर्ट ऑफ लॉ ही है ना। ठीक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुस्सा कर गए, सुना है वो सुबह दुबई चले गए हैं इंतहाबी महम छोड़कर, और ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर ली है, वालदा साहबा के साथ फोटो लगाई है। कोई मैसेज दिया है सर? नहीं, को खुश तो नहीं थे, पैगाम भी उन्होंने ज़रूर दिया है। उन्होंने बड़ा लाउडली एंड क्लियरली अपना मैसेज ज़रूर दिया है कि वो कोई ऑफेंड हुए हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के इंटरव्यू से। लेकिन बात ये है कि बिलावल का बस नहीं चलता। पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े साहब की पार्टी है। बेशक ये यानी चेयरमैन ज़रूर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन जो इलेक्शन लड़ना है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे बिलावल साहब भी, और बिलावल इलेक्शन लड़ेंगे। और ये जो दुबई का उनका जो ट्रिप है ना, वो दुबई का ट्रिप उनका पहले से शेड्यूल था। और ये भी मैंने भी अपने प्रोग्राम में भी ये बात की थी थोड़ी देर पहले, कि वो ये था कि बिलावल साहब को किसी ने दावत दी, सिंध में कोई शादी थी और कोई अहम आदमी था, तो फिर जब पूछा गया तो वो फिर जो साबिक वज़ीर-ए-आला हैं सिंध के मुराद अली शाह साहब, उन्होंने वज़ाहत भी कर दी थी पहले ही, आज से 2-3 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा था जी चेयरमैन साहब केपी के जो राउंड है उसके बाद उन्होंने दुबई जाना है, लिहाज़ा वो आपकी शादी पर शिरकत नहीं कर सकते। तो ये बात वहाँ से हमें पता लग गई थी कि शादी पर वो जो है वो नहीं है, तो उन्होंने दुबई का ट्रिप पहले से शेड्यूल था। बिल्कुल ठीक है। फरहतुल्लाह बाबर से इस्तीफा ले ली गया, सीनियर तरीन है। नहीं, वो इस्तीफ़ा नहीं दिया गया, उन्होंने खुद दे दिया। जब बिलावल ने बार-बार कहा ना कि ये 70-71 साल के जो बाबे हैं, ये अब घर बैठे अल्लाह करें, तो वो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, फिर पार्टी की जो जनरल सेक्रेटरीशिप है, इससे मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। तो उन्होंने वॉलंटियरली उन्होंने कर दिया। हालाँकि फ़रहतुल्लाह बाबर साहब तो आपको पता है बीबी शहीद के ज़माने से पीपल्स पार्टी के, बल्कि शुरू से उससे भी बहुत पहले बड़े सरगर्म उससे भी बहुत पहले। कारकुन रहे हैं, ये कारकुन हैं। ये पार्टी के इन्होंने अपना खून लेकिन पसीना दिया बिलावल है, ये वो लोग। बिलावल भुट्टो जरदारी तो अपने अपने लोगों को तो नहीं कह रहे थे ना सर? नहीं, वो वो तो सबको कह किसी रहे थे और को अपनी कह पार्टी रहे में। थे। नहीं, नहीं, वो उनका ये इश्यू आजकल नहीं है, बड़ा पुराना है। यानी मैं आपको अच्छा। बताऊँ कि मुझे ये किस्सा सुनाया था डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। उन्होंने बताया था कि जी मैं जब पार्टी से अलग-अलहदगी इख्तियार करने लगी थी, कि पंजाब की जो पीपल्स पार्टी है उसको जो इन्होंने अपना फ़ॉर्मूला बनाया हुआ है, तो मुस्लिम लीग नून के पीछे लगा ली है। तो मैं तो अपनी राय जब जुदा करने के लिए गई थी, तो वहाँ पर जब पूछा कि भई नौजवानों के हवाले से बातचीत हुई, तो पूछा गया कि जी, उन्होंने पूछा किसी से कि सिंध का यूथ मिनिस्टर कौन है? तो पता लगा कि जी जो वज़ीर-ए-आला सिंध हैं कायम अली शाह साहब, उन्होंने ये पोर्टफ़ोलियो अपने पास रखा हुआ है। तो कायम अली शाह साहब की तो काफ़ी उम्र थी, बुज़ुर्ग आदमी थे, वो यूथ मिनिस्टर थे। तो इस बात पर वो बिलावल ने कहा कि हद हो गई है, मतलब किस किस्म की जो है ये हम पार्टी चला रहे हैं, किस तरह गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो कुछ बातें बिलावल के गिले-शिकवे ठीक भी हैं, लेकिन मेनली बात ये है कि अ, ज़रदारी साहब की आँख का इशारा समझती है पीपल्स पार्टी, और हुँ। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी। जो इशारा कर दे बड़ा साहब, होता वही है। यानी आपको मैं ये बता दूँ कि अभी यानी उन्होंने कोई चीज़ें मतलब अपनी पावर्स दी हुई हैं किसी जगह फ़रियाल तालपुर साहिबा को। अब सिंध में किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना, किसको सेनेटर बनाना है, किसको नहीं बनाना, ये फ़ैसला करती हैं फ़रियाल तालपुर साहिबा। सही। किसको उन्होंने सिंध के अंदर जो है वो मेयरशिप देनी है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस जो सॉरी मेट्रोपॉलिटन के अंदर, और किस जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसको जिला कौंसिल का चेयरमैन बनाना है। ये सारे फैसले अभी जो हालिया इलेक्शन हुए थे लोकल बॉडीज के, ये सारे फैसले जो हैं वो फरियाल तालपुर साहिबा ने किए हैं। तो ये अब बात है कि बिलावल के डिसीजन तो नहीं थे, ये डिसीजन तो वहां पर थे, चेयरमैन पार्टी के तो वो है। अब फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो चेयरपर्सन तो नहीं है पार्टी की, लेकिन फैसले सारे उन्होंने किए। और उनको किसने अथॉरिटी दी हुई है? बड़े साहब ने, आसिफ अली बिल्कुल, जरदारी साहब ने। बिल्कुल ठीक है। जरदारी साहब ने कल इंटरव्यू में एक बात और कही कि सादा अक्सरियत किसी को नहीं मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पीपी को साथ लेकर चलेंगे? देखिए, सियासत में कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती।
अक्सरियत मैं भी कोई भी नहीं कह सकता कि मुस्लिम लीग नवाज सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनकर आएगी, यानी वो बगैर किसी अलायंस के अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, नहीं बना सकती। ये डिपेंड करता है कि वो कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं और फिर आगे अपना इलेक्शन का मोमेंटम किस तरह का बनाते हैं। इलेक्शन का मोमेंटम अभी नहीं बना। हुँ, नवाज शरीफ साहब के जो जलसे शुरू होने हैं, वो जी, जलसे शुरू होंगे जनवरी में, 1 जनवरी से ठीक। आप हिसाब लगा लें। तो वो वहां से उस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन को स्टार्ट करेंगे। यानी वैसे तो कह रहे हैं ना, ऐसे इकबाल साहब का स्टेटमेंट आया था कि अगले हफ्ते तक जो है वो केस जो है उनके डिसाइड हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है हम अपने उसमें आ जाएंगे। तो नो, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद भी मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नवाज जो है इलेक्शन कैंपेन में जाएगी। मियां साहब इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे उससे पहले, यानी अभी जो उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स बना दिए हैं डिवीजन के और डिस्ट्रिक्ट्स के, पंजाब के हवाले से बिलखुसूस बात कर रहा हूँ, तो वो 9 उन्होंने जो है वो डिवीजन हैं पंजाब की, तो 9 की 9 के उन्होंने जो है कोऑर्डिनेटर्स बना दिए हैं। तो जैसे परवेज रशीद साहब हैं, उसमें राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद हैं, परवेज रशीद साहब रावलपिंडी हैं। इस तरह तलाल चौधरी को उन्होंने शायद साहिबाल दे दिया है। इस तरह डॉक्टर तारक फजल चौधरी को भी मतलब वो दी है, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन दी है। तो ये मुख्तलिफ डिवीजन्स में उन्होंने बता दिया कि जी एक अगर हल्के में 2 उम्मीदवार हैं, तो दोनों में से बेहतर कौन है? एक। अगर वो उनका आपस में कांटे का मुकाबला है, तो फिर एक ने बैठना है और एक ने लड़ना है। तो जिसने बैठना है उसको भी जोड़ना है उसके साथ जिसने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो ये चीजें अभी उन्होंने वो डिसाइड करनी है। तो बड़ी प्लानिंग के साथ मुस्लिम लीग नवाज जो इंतखाबी अमल में जाएगी। और ऐसी चीजें हैं कि यानी आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि कुछ अच्छे ये नतीजा बरामद करेंगे अगर इनकी वर्किंग ठीक रही। और ये रिप्लिकेट कर रहे हैं, यानी 21 अक्टूबर के जलसे की जो सक्सेस थी ना, वो समझे कि जी डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर करके उसका उनको फायदा हुआ है और डिलीवर हुआ है। तो उसी ही फॉर्मूले को दोबारा रेप्लिकेट किया जा रहा है, लेकिन इसमें यानी वो कोई जलसे जुलूस नहीं है। इसमें सिर्फ पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी है कि कौन से हल्के में कौन सा। प्रॉब्लम ऐसा भी है, कई हल्के ऐसे हैं पंजाब के अंदर जहां पर यानी एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं। और वो जायद सपोजिटली मैं आपको बता रहा हूँ कि एमपी के सीट पर अगर आगे जो है 2 उम्मीदवार हैं और एमएलए की सीट पर 6 उम्मीदवार हैं, तो शायद जो एमपी का उम्मीदवार है वो एमएलए के लिए ज्यादा मौजूद है 6 के 6 से।